हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान। आज के हमारे इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड हिंदी लोकवाणी टेक्स्ट बुक के दूसरी इकाई का तीसरा अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मुकदमा। मुकदमा का मीनिंग होता है किसी बात या विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करना और उसे किसी के सामने उपस्थित करना। प्रस्तुत एकांकी के लेखक हैं गोविंद शर्मा। प्रस्तुत एकांकी में नाटककार ने जल एवं वायु प्रदूषण पर प्रकाश डाला है, यानी कि ये पूरा पाठ हमें ये सिखाएगा कि जो वायु प्रदूषण, जो जल प्रदूषण हो रहा है, इसका रीज़न क्या है। इसका कारण कोई और नहीं बल्कि हम हैं। लोग प्रदूषण के मूल कारणों का पता नहीं लगा पाते और वह दूसरों पर दोषारोपण करते हैं कि इनकी वजह से ये हुआ है, लेकिन असली कारण तो यह है कि ये सारे प्रदूषण का जिम्मेदार हम इंसान ही हैं, न कि पशु पक्षी। अतः हमें प्रदूषण को समाप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए। देखिए, जो ये पृथ्वी है, यह पेड़ पौधे, पशु पक्षी और हम इंसानों से भरी हुई है, तो इसमें सबका अधिकार है और हमारे पास एक ही पृथ्वी है। अतः हमें इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और जितना हो सके उतना वृक्ष लगाना है, क्योंकि वृक्ष ही एक ऐसी चीज़ है जो प्रदूषण को रोक सकता है। अतः ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और अपने पर्यावरण को सुंदर बनाइए। अब इसमें होता क्या है कि दरबार में सारे दरबारी उपस्थित हैं। महाराज अपने आसन पर बैठे हैं, मंत्री चर्चा करते हैं और कुछ लोग बैठे हैं जो अपना अपना प्रस्ताव रखते हैं, और साथ ही साथ जो दो मेन कैरेक्टर हैं, पानी और हवा, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। अब पहले महाराज: मंत्री जी, शिकायत करने वाले आ गए हैं। मंत्री खड़े होते हुए: हाँ महाराज। महाराज बोलते हैं: जिनके बारे में शिकायत आई है, क्या उन लोगों को भी यहाँ बुला लिया गया है। मंत्री: हाँ महाराज, आज सब शिकायतें हवा और पानी के बारे में हैं। वे पास के कमरे में बैठे हैं। देखिए, हवा और पानी दोनों निर्जीव वस्तुएं हैं, लेकिन दो कैरेक्टर हैं जो हवा और पानी का रोल प्ले कर रहे हैं, यानी उनके बिहाफ में वो बोलने वाले हैं। ठीक है, मुकदमे की कार्यवाही शुरू की जाए, यानी कि जिस विषय पर चर्चा करना है वह शुरू कीजिए। पहले पानी को बुलाया जाए। मंत्री इशारा करते हैं। भीगे कपड़े पहनकर लड़का हाजिर होता है। उसके कपड़ों के भीतर छिपे टेप रिकॉर्डर से पानी के बहने की कल कल आवाज़ सुनाई दे रही है। पानी: महाराज की जय हो। महाराज: पानी, तुमसे इन लोगों की शिकायत है। यदि शिकायत सच साबित हुई तो तुम्हें राज्य के कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा, यानी कि दंड दिया जाएगा। पानी: महाराज, मुझे नहीं मालूम कि ये लोग मुझसे क्यों नाराज़ हैं। मैं एकदम निर्मल हूँ महाराज। मंत्री: महाराज, लोगों की पहली शिकायत यही है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा है। यदि नदियों और गह्वरों में बहते समय गंदगी और बीमारियां अपने साथ बहाकर सब जगह पहुंचा देता है, यानी कि नदी और गह्वरों अर्थात गड्ढे में बहते समय गंदगी और बीमारियां अपने साथ बहाकर सब जगह पहुंचा देता है। पानी ने कहा: महाराज, ये लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते, यानी कि पानी की देख रेख नहीं करते। पशुओं को जोहड़ के भीतर तैरने छोड़ देते हैं, यानी कि तालाब। जोहड़ अर्थात तालाब। पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ देते हैं। गांव की दूसरी गंदगी भी तालाब में फेंक दी जाती है। नदियों में कारखानों की गंदगी व शहर के गंदे नाली का पानी छोड़ा जाता है। महाराज, मैं अपने आप गंदा नहीं होता। मुझसे शिकायत करने वाले ही गंदा और दूषित करते हैं। महाराज ने कहा: भाइयों, आपके पास इसका क्या जवाब है। लोग आपस में फुसफुसा कर बातें करते हैं, फिर उनमें से एक बोलता है। एक: महाराज, यह तो मान लिया, पर कहीं बरसना कहीं नहीं बरसना, ये तो पानी की मनमानी है। पानी ने कहा: नहीं महाराज, मुझ पानी की मर्जी कहाँ चलती है। जिधर ढलान हो, जहाँ का माहौल अनुकूल हो, अनुकूल यानी कि बरसने लायक, वहाँ मुझे जाना ही पड़ता है। इन लोगों ने पहाड़ियों को काट कर वहाँ मैदान बना दिए हैं, पेड़ काट डाले हैं, वन नष्ट कर दिए हैं। ऐसी जगह बरसात कैसे हो सकती है। वर्षा ना होने के लिए भी यही जिम्मेदार है। यानी पानी ने बिल्कुल सही बात की है कि जिस तरह लोग पहाड़ों पर जाकर सारे पेड़ को काट कर वहाँ पर अपने लिए घर बनाते हैं, वहाँ पे होटल्स बनाते हैं, तो इसकी वजह से सारे पेड़ गायब हो चुके हैं और पानी को बहने के लिए पेड़ की आवश्यकता होती है।
क्योंकि वही पेड़ पानी को रुक रुक कर बहाते हैं, यानी कि जो पानी की गति है वो पेड़ों के कारण स्लो हो जाती है और इससे बाढ़ का खतरा बिल्कुल टल जाता है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? पानी। जो बादल बना है वह तो बरसेगा ही, फिर जहाँ वर्षा का पानी बहना चाहिए, जहाँ नदियाँ बहनी चाहिए, जहाँ मेरी सुस्ताने की पुरानी जगह होनी चाहिए, वहाँ तो मैं जाऊँगा ही, सुस्ताने यानी कि आराम करने। लोगों ने ऐसी जगहों पर घर बना लिए हैं, ऐसे घर तो डूबेंगे ही। मैं इनकी बनाई गलियों नालियों में घूमता रहूं, यह कैसे संभव है? बिल्कुल सही बात। जहाँ पर जगह खाली रहेगी पानी वहीं से बहेगा, लेकिन जबकि वहाँ पे लोग घर बना लिए हैं, पतली पतली गलियाँ बना लिए हैं, तो पानी तो वहीं से निकलेगा। लेकिन अगर जगह कम रहेगी पानी के लिए तो ऑफकोर्स वह घरों के अंदर घुसेगा और घर डूब जाएंगे। तीसरे व्यक्ति ने कहा, महाराज, हमारा गांव सदियों से ऊंची जगह पर बसा हुआ है। हमने नीची जगहों पर कोई घर नहीं बनाया है, फिर भी इस बार हमारा गांव बाढ़ का शिकार हुआ। महाराज, पानी पागल हाथी की तरह चलता है, आंख मूंद कर चलता है, यानी आंखों को बंद कर कर बहुत तीव्र गति से चलता है पानी। पानी ने कहा, नहीं महाराज, मैं देख कर चलता हूँ, तभी तो ढलान की तरफ जाता हूँ, कभी ऊंची जगह पर चढ़ने की कोशिश नहीं करता। ये लोग जानते हैं कि इनके गांव के पास एक पहाड़ है, पहले उस पर बहुत से वृक्ष होते थे। पहाड़ से उतरते समय मैं वृक्षों के बीच से होकर धीरे धीरे आता था और सीधे पानी के रास्ते यानी नदी नाले में बहता था। अब लोगों ने पहाड़ के वृक्ष साफ कर दिए हैं। मैं वहाँ से उतरता नहीं हूँ, बल्कि लुढ़कता हुआ नीचे आता हूँ, यानी कि बहुत स्पीड में। मुझे खुद पता नहीं चलता कि मैं नीचे कहाँ गिरूँगा। अगर वृक्ष होते तो ऐसा नहीं होता। इस बात के लिए ये गांव वाले ही जिम्मेदार हैं। पानी ने अगेन एक बहुत सही बात कही कि अगर पेड़ होते तो मैं रुक रुक कर गिरता, लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसलिए मैं बहुत तीव्र गति से गिरता हूँ नीचे। महाराज, कोई और शिकायत? तुम्हारी चुप्पी इस बात की गवाह है कि तुमने भी इन कारणों को मान लिया है। तुम्हारा भला इसी में है कि अपनी गलतियाँ सुधारो और पानी को निर्मल तथा उपयोगी रहने दो। यह हमारे लिए संदेश है कि हमें पानी को जितना हो सके स्वच्छ बनाए रखना है और उसका उपयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। अब इस नाटक का सेकंड पार्ट यानी कि दूसरा दृश्य, वैसा ही दरबार। इस बार पानी की जगह हवा है। हवा बनी लड़की के पंख उड़ रहे हैं। पर्दे के पीछे रखे पंख की हवा सीधे उस पर पड़ रही है। साएं साएं की हल्की आवाज़ आ रही है। महाराज ने बोला, मंत्री जी, हवा के प्रति लोगों की क्या शिकायतें हैं? एक आदमी आगे आता है। आदमी, महाराज की जय हो। महाराज, आजकल हवा में खुशबू नहीं होती। यह हर समय हमारे यहाँ बदबू फैलाती है, यानी कि बहुत स्मेल आती है उसमें से। इसकी बदबू के कारण रहना मुश्किल हो गया है। अब हवा ने अपना पक्ष रखा। महाराज, यह आरोप झूठा है। बदबू के कारण तो मेरा जीना कठिन हो गया है। अपने आप में मेरे पास ना तो खुशबू है ना तो बदबू। जैसा कि हमने साइंस में पढ़ा है कि पानी और हवा दोनों रंगहीन और गंधहीन होते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। आजकल ये लोग मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ डाल देते हैं, उनके कारण मैं बदबू वाली हो जाती हूँ। इनके कारखानों से निकली गंदगी और गैसें मुझ में घुल जाती हैं और यह बदबू दूर तक फैलती रहती है। मुझे याद है कि एक बार भोपाल के एक कारखाने से निकली जहरीली गैस मुझ पर सवार होकर दूर दूर तक फैल गई थी और कितने ही लोग रात में सोए हुए मौत के मुंह में चले गए थे। इन लोगों से कहिए कि ये गंदगी के ढेर ना लगाएं, सफाई रखें, कचरे से कंपोस्ट खाद बनाएं। मैं आपको बता दूं कि 2 दिसंबर 1984 के दिन भोपाल में एक गैस लीकेज की दुर्घटना हुई थी, जिसमें रात में कारखाने से निकली जहरीली गैस पूरी हवा में फैल गई और उस रात बहुत से लोग सोए के सोए रह गए, जिनकी आंखें नहीं खुली और हमेशा के लिए वे मौत के मुंह में चले गए। उस गैस का प्रभाव इतना अधिक था कि उसमें 40,000 से भी अधिक लोग मारे गए थे। इस घटना को तो बहुत साल हो गए, लेकिन इसने आज भी अपना असर बनाए रखा है। यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि मानव द्वारा निर्मित घटना थी कि सिर्फ इंसान की एक गलती के कारण पूरी हवा दूषित हो गई और इतने लोग मारे गए। तो यहाँ पर उसी दुर्घटना के बारे में चर्चा की गई है। आदमी ने कहा,
लेकिन तुम अचानक चलकर हमारी आंखों में मिट्टी डाल देती हो, सब कुछ तबाह कर देती हो। क्या इसका हमने तुम्हें न्योता दिया था? अर्थात कभी कभी हवा का प्रभाव बहुत तेज होता है, तो उसी के बारे में यह बंदा कह रहा है। हवा ने कहा, मैं किसी के निमंत्रण का इंतज़ार नहीं करती, चलना मेरा काम है। आप कहते हो तो लो, मैंने चलना बंद कर दिया। हवा का चलना बंद हो गया, सभी घुटन महसूस करते हैं। मंत्री ने कहा, अरे हवा रानी, नाराज़ मत हो, धीरे धीरे तो चलो, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तुम चलोगी नहीं तो लोग जिंदा कैसे रहेंगे? हवा बहने लगती है। महाराज, हवा के बारे में और कोई शिकायत? एक औरत ने कहा, महाराज, हम अपने घर साफ सुथरे रखते हैं, पर हवा आंधी बनकर आती है और हमारे घर रेत और कूड़े से भर देती है। हवा तो बहे पर आंधी क्यों? यानी कि जो कभी कभी तेज हवाएं बहने लगती हैं, उसका रीज़न क्या है? तब हवा ने कहा, महाराज, आंधी से इनका मतलब मेरे तेज चलने से है। वैसे तो मैं हर समय बहती रहती हूँ, पर इन्हें जब गर्मी लगती है तो पंखा चलाकर मेरी गति बढ़ा लेते हैं। उसी तरह जहाँ भी हवा कम होती है, मैं तेज़ी से वहाँ बहती जाती हूँ। जब मैं तेज़ी से चलती हूँ तो रेत, मिट्टी, कूड़ा आदि जो भी हल्की चीज़ें रास्ते में होती हैं, मेरे साथ उड़ने लगती हैं। ये तो नेचुरल बात है। ये अपने घर और दुकान साफ करके कूड़ा घर के आसपास की गली में या सड़क पर डाल देते हैं, जो कि अक्सर लोग करते हैं, हम भी करते हैं ये सब, और हमें सब नहीं करना चाहिए एक्चुअली। कई बार गांव के बाहर कूड़े के ढेर लगा देते हैं। इनका फेंका कूड़ा ही वापस इनके घरों में जाता है। महाराज, लोग अपने गांव या शहर में पॉलीथीन की थैलियां सड़कों पर फेंकते हैं। वे मेरे साथ उड़कर खेतों में फैल जाती हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे करनी वैसी भरनी, यानी जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इससे मेरा भी मन बड़ा दुखी होता है। महाराज ने कहा, मैंने सबकी बातें सुनी है। लोग हवा पानी से दुखी तो हैं, पर कसूर इनका नहीं है। लोगों को सफाई की आदत अपनानी होगी, तभी ये दूषित होने से बचेंगे। हमें चाहिए कि हम हवा और पानी को अपना दोस्त मानकर उन्हें नुकसान न पहुँचाएँ। इन्हें प्रदूषण से बचाने के उपाय खोजें, उचित कार्यवाही करें, यानी कि रिसाइकलिंग करें। क्या उसका रीयूज़ हो सकता है? कुछ वेस्ट मैनेजमेंट बनाएं कि जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं उनका वापस से कैसे यूज़ किया जाए। ये सब के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। इसमें ही हमारा भला और बचाव है। लोग हवा पानी के प्रति दोस्ती का भाव दिखाते हुए चले जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस पाठ में दिया गया संदेश आपको समझ में आया होगा कि जल ही जीवन है और हवा के बिना हम जी नहीं सकते। दोनों ही हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। हमें इनका बहुत अच्छे से देखभाल रखना चाहिए। जितना हो सके उतना प्रदूषण कम कीजिए। लोगों में जागरूकता फैलाइए कि वे भी प्रदूषण को ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप ऑन लर्निंग।